इस सभागार में उपस्थित आज के इस सम्मेलन में सभी मनुष्यों को मैं प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित आदरणीय दलवाई जी को तो मैं अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि एक मौका मिला है कि मैं अपनी बात को उनके सामने रख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक घटना सुनाता हूँ। जब देश में किसानों की आय दोगुनी करने की बात आई और उसकी जिम्मेदारी आपको मिली तो मैं कितना खुश हुआ कि उस क्षण को मैं कभी भुला नहीं पाता। कारण क्या था कि पहला एक प्रधानमंत्री जो किसानों की आय के बारे में जिसको चिंता हुई, और दूसरी बात ये थी कि जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी गई जो इसी बात की तलाश में था। तो मैं इन क्षणों के साथ में आपको कुछ अपने जिंदगी के अनुभव आपको बताना चाहता हूँ और आदरणीय दलवाई साहब को भी कहूँगा कि पॉलिसी के स्तर पर अब कुछ गहरे मुद्दे उठने की जरूरत है। तो मैंने अभी बहुत सारी कुछ गहरी बातें रखी हैं और एक संकेत आया है कि हम खेती के उस क्षेत्र की तरफ भी अब ध्यान जाने लगा है। साथियों, सच्चाई तो यह है कि कृषि इस देश में उपेक्षित क्षेत्र है। मूल बात क्या है, मैंने प्रकृति की व्यवस्था का जब अध्ययन किया 1997 में मैं बहुत सारे जैविक खेती के प्रयोग करते करते थक गया और मेरी परिवार की इकोनॉमिक्स गिर गई थी। और वो क्षण मुझे याद है कि हम जानते बोलते बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे जीने में कोई उत्सव नहीं था। 1997 में सारी दुनिया के जितने तरीके थे मैंने छोड़ दिए और मैं प्रकृति की वास्तविकता को देखने लगा। और पहले ही दिन एक घटना घटी। ये प्रकृति में कोएग्जिस्टेंस है, सहअस्तित्व है। सारी धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है, पेड़ पौधे सारे पशु पक्षियों के लिए पूरक हैं, लेकिन आदमी ना धरती के लिए पूरक है, ना पेड़ पौधों के लिए पूरक है, ना पशु पक्षियों के लिए पूरक है। यदि ये आदमी अपनी स्थिति को थोड़ा गंभीरता से देख ले कि मेरा धरती के साथ कोई संबंध है, पेड़ पौधों के साथ कोई संबंध है, पशु पक्षियों के साथ कोई संबंध है, तो शायद देश में खेती का एक नया तरीका उभर कर आएगा। और मैं लगभग 12 वर्ष तक इस पर गहरे प्रयोग करता रहा। मुझे पता लगा कि धरती अनेक चीजों को साथ साथ पैदा करती है, फिर मोनोक्रॉपिंग क्यों? दूसरी बात, धरती पर मौसम के साथ चीजें पैदा होती हैं, फिर हम बेमौसम पैदा करने की चेष्टा में क्यों? धरती पर कीड़े मकोड़ों का एक नियंत्रण है, धरती पर घास फूस का एक नियंत्रण है, फिर हम उनको मारने में क्यों लगे? हमको समझना यह था कि बाजार के चक्कर में हम खेती को इनपुट मैनेजमेंट में फंस दिए। साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि खेती को सफल होना चाहते हैं तो खेती प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, नॉट इनपुट मैनेजमेंट। ये गहरा मामला है जिस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खेती का जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो नेचर के डिजाइन में काम करता है। और इस देश में दुर्भाग्य यह है कि हमने नाना प्रकार की एप्लीकेशंस को लेकर, अपनी विशेषज्ञता को लेकर किसान के कानों में बार बार जो फूंक मारी थी, वो किसान भौचक्का हो गया, वो अपने अस्तित्व को भी खो बैठा। किसान का दुर्भाग्य यह है कि उसको बाजार ने भी लूटा और ज्ञान देने वालों ने भी इसको भ्रमित किया। उसमें मैं भी शामिल था। जब इसकी पीड़ा हुई तो मेरे मन में एक उद्गार जगा कि क्यों ना इस जिम्मेदारी के कलंक से मैं मुक्त हो जाऊं। और मैं वास्तव में आज आपके सामने बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अब इस देश की खेती एक नए दौर से बदलेगी यदि हमने खेती में प्रकृति की व्यवस्था के 4 नियमों का पालन कर लिया। मैं 4 नियम की बात मैं आपसे कह रहा हूं। पहला नियम है जो कोएग्जिस्टेंस में काम करता है और जिसमें 3 क्रियाएं साथ साथ होती हैं, पूरकता, उपयोगिता और समृद्धि। इसका अर्थ है कि एक दाने से 1000 दाने पैदा करने वाली धरती की इकोनॉमिक्स कमजोर क्यों हुई और किसान कर्जदार क्यों हुआ? ये सवाल का उत्तर हमको खोजना होगा। ये 2 सवाल हैं। हमने धरती की उर्वरता को खोया। धरती की उर्वरता मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न से आती है। धरती की उर्वरता खाद डालने से नहीं आती। वो जो नाना प्रकार का रेसिड्यू, मल्टीपल रेसिड्यू उसको मिलता है, उसको अपने में पचाती है। वो जितने को पचा पाती है वही उसका कार्बन कंटेंट है, वहां उसकी माइक्रोबायोलॉजी डेवलप होती है और तब पौधों को खुराक मिलती है। इस विज्ञान को मेरे से ज्यादा आप लोग सब समझते हैं। मैं तो किसान हूं, खेत में काम करता रहे। तो इस आधार पर जो आधुनिक तंत्र था खेती का और जो प्राकृतिक तंत्र है, दोनों के बीच में एकदम निश्चित
दूरी है। हमको एक नए सिरे से ऑर्गेनिक मैनेजमेंट को, चूंकि एक नेशनल प्रोग्राम है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है। इसी को पहचानना शुरू किया। उसका एक बड़ा सुंदर स्वरूप है कि प्रकृति ने सारी व्यवस्था को नैसर्गिकता में सजाया हुआ है। वर्षामान, तापमान, ऋतुमान, जहां पर जितनी वर्षा है वहां पर वैसी वनस्पतियां हैं, वहां पर वैसी मिट्टी की बनावट है। हमको ये समझना होगा कि वर्षा कम होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, वो सौभाग्य है, वो वहां की डायवर्सिटी है। ये मुद्दा था गहरा। तो आज कोई भी इस बात को पिछड़ेपन में ना ले जाए, बल्कि मैं तो तहे दिल से कहूंगा कि मैं ऐसे क्षेत्र में पैदा हुआ जहां पानी का दुरुपयोग हुआ, जमीन का शोषण हुआ और सारी आपाधापी से मचे। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ का पानी अब बंद कर दे, रेगिस्तान बनाए। ये लोगों ने दुरुपयोग किया है पानी का। तो इन सारी चीजों को हमको बारीकी से देखने की जरूरत है। इसके आधार पर नैसर्गिकता को देखते हैं तो हम तापमान, ऋतुमान और वर्षामान गया और उसको पौधे का आकार और आकृति दिखना बंद हो गया। हमको ज्ञान देने की जरूरत है। रिसोर्स पर्सन उसको बोला जाए जिसके पास ज्ञान हो, टेक्निक नहीं। टेक्निक तो किसान अपने आप निकाल लेता है, टेक्निक बड़ा मुद्दा नहीं, हमें ज्ञान की जरूरत है। इसके बाद में दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत गजब का फैक्टर है। कीड़े बीमारियां नहीं आते, खरपतवार नियंत्रित होने लगते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ बढ़ जाता है, जो कुपोषण देश में हम लोग हमने क्या कर दिया, लेट सोइंग, मिड सोइंग, मतलब गेहूं की दुर्भाग्य है कि गेहूं की फसल भी 4-5 महीने की और उसकी बिजाई भी 4-5 महीने होती। गन्ने की फसल 8-10 महीने की, बिजाई भी 8-10 महीने। हमारे पास कोई भी नॉलेज का पार्ट नहीं है जिस आधार पर हम सही तरीके से किसी भी फसल के प्रोडक्शन और उसको क्वालिटी और क्वांटिटी के पैरामीटर्स को ठीक कर सके। तीसरी बात है श्रम का नियोजन। इस देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या केवल पेट लेकर पैदा नहीं हुए दरबाई साहब, इसके पास दिमाग भी है, इसके पास 2 हाथ भी है। तो हमने जनसंख्या को केवल पेट के लिए, ये भोजन के लिए इनको क्यों देखते हैं? आज देश में इस जनसंख्या को कैसे रोजगार दिया जाए, कृषि इससे ज्यादा बढ़िया, कृषि से ज्यादा बढ़िया कुछ